आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए ईरान को 15 शर्तों का जो प्रस्ताव भेजा था उसकी ईरान ने पोल खोलकर रख दी है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए यह कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के एक रिस्पेक्टेड नेता से बात चल रही थी तो फिर उसे पाकिस्तान के जरिए ये प्रस्ताव क्यों भेजना पड़ा। हकीकत तो यह है कि सुपर पावर अमेरिका ईरान से बातचीत कर नहीं रहा है, बल्कि वो बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और इसीलिए उसने ईरान को यह प्रस्ताव भिजवाया जिसे ईरान की इस्लामिक सरकार ने फाड़ कर फेंकने की बात कही है और ऊपर से अमेरिका के सामने 5 शर्तें रख दी। प्रेस टीवी की तरफ से यह खबर बता रहे हैं हम आपको। पहली शर्त जो प्रेस टीवी के जरिए ईरान ने सामने रखी है, ईरान में शीर्ष नेताओं की हत्या बंद की जाए। मतलब सोचिए, कहां तो शर्तें अमेरिका तय कर रहा था, अब ईरान कह रहा है 5 शर्तें हैं मेरी, मानो तब जाकर रुकेंगे। दूसरी शर्त ईरान की तरफ से ईरान को यह गारंटी दी जाए कि भविष्य में कभी भी उस पर युद्ध को थोपा नहीं जाएगा। तीसरा शर्त, इस युद्ध को ईरान जितना भी इस युद्ध में ईरान को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, ईरान को इस युद्ध का मुआवजा दिया जाए। चौथी शर्त, यह युद्ध सभी पक्षों की तरफ से खत्म किया जाए और ऐसा ना हो कि अमेरिका तो युद्ध खत्म कर दे लेकिन इजराइल इस युद्ध को जारी रखे। आप समझ रहे हैं ईरान किस तरह की ताकत झोंक रहा है इस युद्ध को रोकने के पीछे। ऐसी शर्तें ताकि हमेशा के लिए वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए। ईरान चाहता है कि अमेरिका के साथ इजराइल भी इस युद्ध को खत्म करे, वो लेबनान में भी हमले बंद कर दे जहां हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। और 5वीं शर्त है ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के प्राकृतिक और कानूनी अधिकार को मान्यता दी जाए और अगर ऐसा हो गया तो ईरान जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी मांगों के लिए रोक सकेगा, दुनिया के कच्चे तेल की आपूर्ति को अपने हाथों में रखेगा और हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका इन 5 शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार है तो फिर आ जाए, तब जाकर अमेरिका से कोई बातचीत की जाएगी और यह युद्ध कब खत्म होगा अब यह अमेरिका नहीं तय करेगा। युद्ध अमेरिका ने शुरू जरूर किया था लेकिन अंत ईरान करेगा। अब ईरान के तेवर आप समझ रहे हैं। ईरान यह कह रहा है कि यह युद्ध शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने किया है लेकिन अगर वो इसे खत्म करेगा यानी शर्तें उसी की माननी पड़ेगी। यहां अहम बात यह है कि ईरान अमेरिका के उस दावे को खोखला बता रहा है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा था कि उनकी टीम ईरान से बातचीत कर रही है, जबकि ईरान के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसी वजह से आज पूरी दुनिया की सुई एक ही सवाल पर अटकी है और वो सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, आज इसी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि देखिए अभी दोनों ही शक के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि कल तक ईरान बातचीत से इनकार करता रहा लेकिन अब खुद कह रहा है कि पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट्स क्यों भेजे हैं, तो उस तक बात तो पहुंच रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप हर दिन नई बात कह रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की अच्छी और उपयोगी बातचीत चल रही है और इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी खारिज नहीं कर रहा। उल्टा एसोसिएटेड प्रेस और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए तेहरान को सीजफायर के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है जिसे ईरान की सरकार फाड़कर फेंकने की बात कह रही है। तो इस प्रस्ताव में अमेरिका ने क्या कहा है? 15 शर्तें और यह कहा है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करता है यानी सैन्य परमाणु कार्यक्रम का अंत करता है, वादा करता है कि वो कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा, युद्ध के लिए अपने यूरेनियम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंपेगा, नतान्स, इस्फहान और फोर्दो जैसे न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करेगा, हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को हथियार ट्रेनिंग देना हमेशा के लिए बंद कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक सुरक्षित समुद्री मार्ग बनाए रखेगा और अपनी मिसाइलों की रेंज को सीमित करेगा। तो इसके बदले में अमेरिका इस युद्ध को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को वापस भी ले लेगा। अब सोचिए, इस प्रस्ताव से तो ऐसा ही लगता है कि अमेरिका की ईरान से जरूर कोई बातचीत चल रही है और शायद ईरान ही दुनिया को सच नहीं बता रहा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सच कह रहे हैं? आप राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान पहले सुनिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका ईरान की बातचीत शुरू हुई
तब इससे उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ काफी निराश हुए थे और उन्होंने कहा कि इस युद्ध में इतनी जल्दी सीज फायर करने की क्या जरूरत थी। युद्ध में अमेरिका का अपर हैंड था, ये युद्ध अभी चलते रहना चाहिए था। आखिर क्यों इस युद्ध में अब आप बातचीत की मेज पर आ रहे हैं? पीट हेग्सेथ इस पर नाराज थे, रक्षा मंत्री। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, सुनिए। अमेरिका जिस तरह से इस बातचीत का ब्यौरा पूरी दुनिया को दे रहा है और जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, उससे कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका का दावा झूठा होगा। आप CNN की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि ईरान राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना यह है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तब उससे पहले जिनीवा में इन्हीं दोनों नेताओं से उसकी चर्चा चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद तब ईरान पर हमला हुआ और दावा है कि इसीलिए ईरान अब सीज फायर पर ना तो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और ना ही उनके स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ की जगह पर भरोसा करता है और उनकी जगह वो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से चर्चा करना चाहता है। मतलब बाकायदा पूरी स्टोरी वहां पर रिपोर्ट की जा रही है अमेरिका में। CNN की इस रिपोर्ट पर बहुत सारे लोग अमेरिका का मजाक भी उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता था, लेकिन ईरान ने उसके साथ ऐसा कर दिया है। मतलब ईरान तय कर रहा है कि वो अमेरिका का असल रिप्रेजेंटेटिव, असल प्रतिनिधि किसे मानेगा। खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ईरान से बातचीत कर रहे हैं और ये सुनकर ऐसा ही लगता है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो ईरान से बातचीत का दावा झूठा तो नहीं होगा। आप सुनिए राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस बातचीत को लेकर क्या कह रहे हैं। Are you going to send Jared Kushner and Steve Witkoff to do direct negotiations with the Iranians? Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look. अब यहां तक आपने राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी टीम और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की जितनी भी रिपोर्ट्स के बारे में सुना और देखा, उससे आपको यह भरोसा होने लगा होगा कि अमेरिका सच बोल रहा है और शायद ईरान ही है जो बातचीत को छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आप ईरान को सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दावा किया कि ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबफ अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं और पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन मोहम्मद बाकर गालिबफ ने खुद इन खबरों को फेक न्यूज बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका के साथ ईरान की कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि यही जो तमाम मीडिया हाउसेस अमेरिका के, वो यही कह रहे थे कि इनसे बातचीत हो रही है और इन्होंने इसे फेक न्यूज खुद बताया है, जिसका इस्तेमाल शेयर मार्केट और कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। ईरान के सबसे बड़े सरकारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सरकारी चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने शब्दशः यह कहा है कि ईरान की अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। उल्टा उनका यह आरोप है कि अमेरिका सिर्फ अपने शेयर बाजार, तेल की कीमतें, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बार बार युद्ध विराम के प्रयास और बातचीत की तरफ इशारा कर रहा है। ये फेक न्यूज है, ऐसा ईरान का कहना है। यहां तक कि ईरान की IRGC ने भी इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। IRGC ने राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए यह कहा कि क्या अमेरिका के अंदरूनी हालात अब इतने खराब हो गए हैं कि वो खुद से ही बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ईरान तो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं कर रहा। सुनिए। जब युद्ध को रोकने की कोशिश सच और झूठ में धुंधली नजर आ रही हो, तब एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। अब तक अमेरिका ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ईरान झूठ क्यों बोल रहा है और या ईरान क्यों बातचीत के दावे को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये अमेरिका नहीं कह रहा है। ईरान बार बार लगातार ये बता रहा है कि अमेरिका बातचीत का ये झूठ क्यों फैला रहा है। ईरान का कहना है कि ऐसा शेयर मार्केट, ऐसा कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है और इस बात में काफी हद तक दम भी लगता है। 23 मार्च को जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगा, तब उस दिन कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल $112 से $100, सोचिए $12 नीचे आ गई थी। यानी इसमें 12% की रिकॉर्ड गिरावट हुई। यह भी तब हुआ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है।
आप सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि अभी 5 दिन के लिए हम उनके पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे, सीज फायर पर बातचीत चल रही है, और फटाफट कच्चे तेल की कीमत 112 से $100 पर आ जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब भी बंद था, वहां से कोई जहाज नहीं गुजरा। दुनिया में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का संकट जस का तस है, लेकिन फिर भी कच्चे तेल की कीमतें इसलिए नीचे आ गई क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 5 दिन के लिए अपने हमले को रोक रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कही हुई बात पर पूरे बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर सब पर असर हो रहा है। एक लाइन सोचिए, राष्ट्रपति ट्रंप के सिर्फ एक बयान से कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित हो गया और कीमतें प्रति बैरल $12 कम हो गई। अब ऐसा सिर्फ एक दिन होता तो उस पर कोई शक नहीं करता, लेकिन आज फिर से ऐसा ही हुआ। कई लोग तो इनसाइडर ट्रेडिंग का भी आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ईरान ने उन्हें गिफ्ट दिया है और वो आज ही उन्हें मिला है। मतलब वहां पर इस युद्ध को लेकर एक बिल्कुल अलग माहौल बनाने की कोशिश है। इतना कहने के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप रुकते नहीं है। वो इसके बाद ये बात जोड़ते हैं कि ये गिफ्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा नहीं था, बल्कि ये गिफ्ट तेल और गैस से जुड़ा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में था, इसीलिए इसे तेल का खेल बताया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इतना ही कहा और अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहीं और ले गए, लेकिन उनके इस बयान से पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई। बड़े बड़े मीडिया हाउस, पत्रकार, विशेषज्ञ ये अनुमान लगाने लगे कि क्या इस गिफ्ट के जरिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात कह दी है। इन चर्चाओं ने कच्चे तेल के बाजार को फिर से प्रभावित किया। जो कच्चा तेल प्रति बैरल इस बयान से पहले ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में $100 का था, वो 6% फिर टूटा, $94 पर पहुंच गया। और इस गिफ्ट वाली बात ने एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों को कम कर दिया। एक लाइन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं रोज, दिखाने के लिए कि अब युद्ध खत्म होने वाला है। एक दिन वो कह देते हैं कि भाई अब उनके पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे, $16 नीचे। आज उन्होंने कह दिया ईरान ने गिफ्ट दिया है, $6 नीचे। और ये भी तब हुआ जब इस दौरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था और दुनिया में कच्चे तेल, नेचुरल गैस की किल्लत जरा सी कम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कच्चे तेल की कीमत कम हो गई। इससे आप ये समझ पाएंगे कि इस युद्ध में अमेरिका की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उनका असली मकसद क्या हो सकता है। और शायद अभी दुनिया में शतरंज का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी चाल के बारे में किसी को अभी खबर नहीं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप। They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. ईरान का कहना है कि अमेरिका बातचीत का ये झूठ सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट, कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि इसके पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं है। इसके पीछे 2 और कारण हैं जिन्हें मैं आपको बड़ी स्पीड पर अब दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वाकई ये ब्लफ कार्ड है तो फिर ऐसे में समझना होगा कि ये क्यों किया जा रहा है ऐसे वक्त पर। तो देखिए, साल 1990 से 1991 के बीच जब अमेरिका ने इराक के खिलाफ गल्फ वॉर में हिस्सा लिया, तब जॉर्ज बुश सीनियर थे और तब जॉर्ज बुश सीनियर की लोकप्रियता ने अमेरिका में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। युद्ध शुरू होने से पहले उनकी अप्रूवल रेटिंग 60% थी, जो युद्ध खत्म होते होते पहुंच गई 89% पर। जूम इन करके दिखा दीजिए, तब जॉर्ज बुश सीनियर की थी सरकार और देखिए उनकी रेटिंग कहां पर पहुंची, 60% जब युद्ध शुरू हुआ था और वो पहुंच गए 90% पर। थोड़ा सा उधर जाएंगे तभी आप नंबर्स दिखा पाएंगे, थोड़ा सा और इस तरफ जाइए, इस तरफ। हाँ, ये देखिए, तो जब उन्होंने शुरू किया था 60% उनकी अप्रूवल रेटिंग थी, पहुंच गई 89 पर, 90% के आसपास। अब इसे देखकर राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद यही सोचा कि अगर वो भी ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं तो उनकी अप्रूवल रेटिंग भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएगी और इसका उन्हें अमेरिका के मिड टर्म चुनाव में फायदा होगा, जो इसी साल नवंबर महीने में होने वाला। हमने आपको बीते दिन बताया था ना, अक्टूबर में अब चुनाव होने वाला इजराइल में भी,
तो मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप के भी होने वाले हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का यह दाव उल्टा पड़ गया। इप्सोस के एक नए सर्वे के मुताबिक इस युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 36% पर पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। तो देखिए, जनवरी 2025 से हम आपको दिखा रहे हैं, वहां से होते हुए ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है, ये हम आपको बता रहे हैं डिसअप्रूवल रेटिंग, जो ब्लू में आप देख रहे हैं, नीला, 41 से 60% बढ़ी और अब 62% पहुंच गई है। वहीं उनकी अप्रूवल रेटिंग जो कि 47% थी जनवरी के महीने में, वो अब गिरते हुए आ गई है 36% पर, जो अभी तक का ऑल टाइम लो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बड़ी समस्या, तो ये भी एक वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध को खत्म करने की तरफ अमेरिका कोशिशें कर रहा है, ईरान हमें गिफ्ट दे रहा है, हमारी बातचीत हो रही है, ऐसी तमाम बातें कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो ईरान पर अमेरिका के हमले सही हैं, हां कहने वाले सिर्फ 35% हैं। दूसरी बड़ी समस्या यही है कि अमेरिका के लोग इस युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ नहीं खड़े हैं। अमेरिका में सिर्फ 35% लोग ईरान पर अमेरिका के हमलों को सही मानते हैं, जबकि 62% के आसपास लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध का नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ एक सर्वे की बात नहीं है। द एसोसिएटेड प्रेस और NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च का नया सर्वे बताता है कि अमेरिका में 59% लोग मानते हैं कि ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई जरूरत से ज्यादा रही, जबकि 45% लोग कहते हैं कि वो इस युद्ध के कारण तेल गैस की कीमतों को लेकर डरे हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उन्हें इस बात की चिंता है कि जिस युद्ध से वो अपनी अप्रूवल रेटिंग बढ़ाना चाहते थे, लोकप्रियता बढ़ाना चाहते थे, उससे तो ठीक उल्टा हो रहा है। अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की जनता से कह रहे थे कि उसे सड़कों पर उतरकर रिजीम के खिलाफ रिजीम चेंज करना चाहिए, लेकिन इस युद्ध के कारण अमेरिका में ऐसे हालात पैदा हो गए कि वहां जनता महंगाई, युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकती है। सोचिए, कहां तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के लोग जो पहले सड़कों पर निकले थे रिजीम के खिलाफ, वो एक बार फिर से एकजुट हों और अयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जाने के बाद उनके खिलाफ, वहां के रिजीम के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। दुनिया अमेरिका में एक मजाक बनकर रह जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को इससे फर्क कहां पड़ता है। आज भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई ऐसी बातें कही जिन्हें सुनने के बाद आपका भी सिर चकराने लगेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में वो रिजीम चेंज कराने में सफल हुए हैं, जबकि यह दावा पूरी तरह गलत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज ये भी कहा कि सऊदी अरब इस युद्ध में अमेरिका के साथ है, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप का फैक्ट चेक किया और ये कहा है कि सऊदी अरब इस युद्ध में शामिल नहीं है, वो शांति का समर्थन करता है। सऊदी अरब के इस जवाब से उन खबरों की भी पोल खुल गई जिनमें बार बार ये कहा गया कि सऊदी अरब इस युद्ध को जारी रखने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है, और हाल ही में इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पे बात की थी। वेस्टर्न मीडिया लगातार कुछ दिनों से यह बता रहा था कि सऊदी अरब और यूएई दोनों ये कह रहे हैं कि युद्ध जारी रहना चाहिए, और यहीं तक बात नहीं, वो ये भी दावा कर रहे थे कि ये दोनों देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर सकते हैं। अब इस युद्ध में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की काफी चर्चा हुई है। दावा किया जाता है कि मोसाद ने अयतुल्लाह ख़ामेनी को मारने के लिए तेहरान के CCTV कैमरों को हैक कर लिया था, और अली लारिजानी को भी मारने में मोसाद के जासूसों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जब ये युद्ध अपने 26वें दिन में पहुंच गया है, तब इजराइल में मोसाद पर महाभारत छिड़ी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मोसाद के चीफ डेविड बार्निये से काफी नाराज है। डेविड बार्निये ने इस युद्ध की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह गारंटी दी थी कि जब अमेरिका और इजराइल तेहरान पर ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे, तब उसके बाद मोसाद ईरान में जनता के विद्रोह को भड़काएगी और इस तरह ईरान में रिजीम चेंज मुमकिन हो पाएगा। लेकिन आज इस युद्ध के 26वें दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब तक ईरान में ऐसा नहीं हुआ, और इसी वजह से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मोसाद के चीफ से नाराज बताए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मोसाद के भरोसे उन्होंने यही गारंटी राष्ट्रपति ट्रंप को दी थी, और राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि आपको एक सेकंड के लिए रुककर यह भी सोचना चाहिए कि क्या वाकई नाराजगी है या फिर ये पोस्चरिंग है।
यानी ये दिखाने की कोशिश है कि हम तो ये सोच रहे थे कि युद्ध में ईरान में जनता ही सड़कों पर निकलकर रिजीम चेंज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो साफ हो रहा है कि चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, इन दोनों ने ही ईरान को आंकने में, ईरान की ताकत को आंकने में बहुत बड़ी चूक की। लेकिन जब हमले के बाद मोसाद ईरान में सरकार विरोधी लोगों को सड़कों पर नहीं ला पाई, हमने आपको बताया था ना, टीवी भी हैक कर लिया था, उनका नेशनल चैनल हैक कर लिया था, वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच चल रही थी, वो ईरान के लोगों को कह रहे थे कि सड़कों पर निकलो, लेकिन बावजूद इसके सरकार विरोधी लोगों को सड़कों पर नहीं ला पाई है मोसाद। तो राष्ट्रपति ट्रंप भी इस बात से नाराज हो गए और दावा है कि इसी के बाद अब अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने के नए नए रास्ते, एग्जिट रूट तलाश रहा है, जबकि इजराइल इस युद्ध को जारी रखना चाहता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं, इजराइल थॉट इट कुड स्पर रिबेलियन, यानी इजराइल ये सोच रहा था। आप खुद देखिए कि इजराइल ने आज भी ईरान और लेबनान पर अपने हमले किए। हम आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है, जिसमें यह नाराजगी जो बेंजामिन नेतन्याहू की है मोसाद को लेकर, इन सब पर चर्चा है। और इसमें कहा जा रहा है कि इजराइल थॉट इट कुड स्पर रिबेलियन इनसाइड ईरान, मतलब इजराइल को यह लगा था कि वो ईरान के अंदर लोगों का विद्रोह फिर से जीवित कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी वजह से अब अमेरिका सोच रहा है। और इसी के साथ साथ द टाइम्स ऑफ इजराइल, नेतन्याहू सेड फ्रस्ट्रेटेड दैट मोसाद प्रॉमिस्ड इट कुड इंस्टिगेट ईरान अपराइजिंग बट फॉलन शॉर्ट। ये इजराइल टाइम्स की रिपोर्ट है। एक तरफ तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भाई वो चाह रहे थे कि वहां विद्रोह को भड़काएं, लेकिन भड़का नहीं पाए। दूसरी तरफ इजराइल टाइम्स ने और भी स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि नेतन्याहू इस बात से नाराज है, फ्रस्ट्रेटेड है कि मोसाद ने जो प्रॉमिस किया था कि वो इस तरह के अटैक के बाद वहां पर विद्रोह और अपराइजिंग क्रिएट कर देंगे, उसमें मोसाद फेल हो गया। आप खुद देखिए कि इजराइल ने आज भी ईरान और लेबनान पर अपने हमलों को जारी किया। दावा है कि ईरान में अब तक 7,000 ठिकानों पर बमबारी हो चुकी है। देखिए, अब इजराइल हमले कर रहा है तो ईरान भी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। ये बता रहा है कि वो जितना घायल है उतना ही घातक है। ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक यूएसएस एब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस दावे से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है, जबकि अमेरिका ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए, तो सुना आपने, क्रूज मिसाइल दागने का यह दावा है अमेरिका के। आज सवाल यही है जो चारों तरफ पूछा जा रहा है, अमेरिका के हथियारों का दम क्या इस युद्ध में टूटता जा रहा है? पहले MQ-9 और उसके बाद जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स है उस पर हमला हुआ, फिर अमेरिका के थार्ड डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, फिर 933 करोड़ रुपए के 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया, और अब एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन पर भी मिसाइल हमला हो गया है। और ईरान के ये सारे हमले यही बता रहे हैं कि उसने अमेरिका के इनविंसिबल माने जाने वाले हथियारों को आईना दिखा दिया है। आप यकीन मानिए, इसका अमेरिका के रक्षा बाजार पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि सिप्री के मुताबिक दुनिया के रक्षा निर्यात में अमेरिका की 45% हिस्सेदारी है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार आपको बताना चाहते हैं जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि ईरान में हथियार तो इधर से उधर गिरते हैं। ईरान में तमाम देश अपनी अपनी नाक की लड़ाई लड़ते हैं, कोई न जीतता है न कोई हारता है, लेकिन आम इंसान मरते हैं। और इसीलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन से देश में कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत ईरान से करते हैं, और आइए आपको मैप पर दिखाते हैं, क्योंकि ईरान में अगर आप देखिए 1500 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 18 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल जहां पर 18 मौतें हुई, वहीं पर आप आ जाइए, ईरान में 1500 जैसा कि हमने आपको बताया, उसके बाद इजराइल में 18 मौतें और लगभग 5000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान जहां पर 1072 लोग मारे गए हैं, बहरीन में 3 मौतें हुई हैं, इराक में 82 मौतें हुई हैं, इसी के साथ कुवैत में 6 मौतें हुई हैं, ओमान में 3 मौत, और इसी के साथ सऊदी अरब में 2 मौत, और यूएई में 8 लोगों की मौत हुई। तो इससे आपको पूरी तस्वीर समझ में आती है। लेकिन इधर ईरान की IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का दावा किया है। ईरान की सेना ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि उसने इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर अपनी मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स की 80th वेव यानी 80वां वेव लॉन्च कर दिया। ईरान द्वारा जारी किए गए ताजा फुटेज में दर्जनों मिसाइलें एक साथ लॉन्च होती देखी जा सकती हैं, और ईरान का दावा है कि हमले न सिर्फ इजरायली सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं, बल्कि अमेरिकी अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। देखिए,
23 मार्च को जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अमेरिका अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ठिकानों को निशाना नहीं बनाएगा, तब इससे सिर्फ 7 घंटे 35 मिनट पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक और पोस्ट लिखी थी। उन्होंने लिखा था पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी ताकत के दम पर शांति। उस दिन बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए यह बात लिखी है, और ये लोग अपनी जगह गलत भी नहीं थे। जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं, उससे उनकी और उनकी कही हर बात की गंभीरता कम हुई है। लेकिन इस मामले में माना जा रहा है कि दुनिया ने शायद राष्ट्रपति ट्रंप के एक बहुत बड़े संदेश को समझने में गलती कर दी है। पीस थ्रू स्ट्रेंथ का मतलब और संबंध उस सिद्धांत से है जिसका इस्तेमाल कोअर्सिव डिप्लोमेसी में होता है। कोअर्सिव डिप्लोमेसी का मतलब होता है एक हाथ बातचीत के लिए आगे बढ़ाना, दूसरे हाथ से गला दबाना, और इस वक्त अमेरिका यही कर रहा है। जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है, तब उसी दौरान पेंटागन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा विभाग ने आज ही 2000 पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में भेजने का फैसला किया है। ये सभी पैराट्रूपर्स अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे तेजी से तैनात होने वाली फोर्स मानी जाती है। पेंटागन कहता है कि उसे आदेश मिलते ही वो 18 घंटे के अंदर अंदर अपने पैराट्रूपर्स को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। और ये बात यहां ईरान भी नोट कर रहा है। ईरान इसलिए नोट कर रहा है क्योंकि अगर अमेरिका अपने 3 युद्धपोत में 4,500 नौसैनिक और उनके साथ 2000 पैराट्रूपर्स मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, तो इसकी पूरी संभावना है कि अमेरिका ईरान में कुछ बड़ा करने वाला है। उसका कारण यह है कि पैराट्रूपर्स, मरीन सोल्जर्स, दोनों ही पैराट्रूपर्स हो, मरीन सोल्जर्स हो, उनका एक खास ऑपरेशन होता है। जब किसी समुद्र से लगे इलाके या द्वीप पर मरीन सोल्जर्स को युद्धपोत के साथ पहुंचना होता है, तो वहां सबसे पहले किसे उतारा जाता है? पैराट्रूपर्स को भेजा जाता है। ये पैराट्रूपर्स एक बड़े मिलिट्री प्लेन में आते हैं, इसके बाद पैराशूट के साथ छलांग लगाकर उस इलाके में उतर जाते हैं। इसके बाद ये जवान वहां ऐसे तटीय इलाकों, बंदरगाह पर कब्जा करते हैं जहां से मरीन सोल्जर्स को उनके युद्धपोत के साथ बुलाया जा सके। जब मरीन सोल्जर्स यहां यानी नौसेना के जवान भी उसी समुद्री इलाके में पहुंच जाते हैं, तब उस इलाके को पूरी तरह कब्जे में लेने की शुरुआत होती है। और हो सकता है कि इस मामले में भी अमेरिका यही करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ईरान की किस नस को दबाना चाहता है। उसके निशाने पर 2 टारगेट है, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है ईरान का खार्ग आइलैंड। तो ध्यान से सुनिए, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले ये बीच में एक बिंदी आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा ये द्वीप है, लेकिन बड़े काम की चीज है ये ईरान के लिए। खार्ग आइलैंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इनमें खार्ग आइलैंड की तुलना में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करना ज्यादा खतरनाक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में न सिर्फ नेवल माइंस बिछी हो सकती हैं, बल्कि ईरान के समुद्री तट पर उसकी नौसेना का भारी जमावड़ा भी हो सकता है। ऐसे में अगर अमेरिका के 2000 पैराट्रूपर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की समुद्री सीमा पर उतरते हैं, तो उन्हें ज्यादा जोखिम रहेगा। लेकिन अगर यही पैराट्रूपर्स खार्ग आइलैंड पर उतरते हैं, तो इससे अमेरिका को सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होगी। और अभी सबको ऐसा लग रहा है अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने वाला। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस खार्ग आइलैंड की बात हो रही है, पर्शियन गल्फ में है ये खार्ग आइलैंड। पर्शियन गल्फ में है खार्ग आइलैंड, बहुत छोटा सा द्वीप है। ये देखिए, आप सोचिए कि 25 किलोमीटर की दूरी है इसकी ईरान से। ये है खार्ग आइलैंड, बहुत छोटा सा द्वीप। एक बार फिर से शुरू से प्ले कीजिए। हाँ, ये देखिए, ये ईरान है। शुरू से जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ईरान, और ईरान से 25 किलोमीटर दूर ये खार्ग आइलैंड। यहां से ईरान की जो तटीय सीमा है 25 किलोमीटर है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसकी दूरी है 483 किलोमीटर। तो ये है खार्ग आइलैंड और यहां पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां पर लैंड ये सी माइंस बिछे होने का दावा हो सकता है, इस खतरा हो सकता है, इसलिए अमेरिका यहां अटैक नहीं करेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका इस खार्ग आइलैंड पर अटैक कर सकता है। ऊपर जाइए, 25 किलोमीटर ये दूर है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये द्वीप ईरान से पूरी तरह से कटा हुआ है, एकदम अलग है।
अगर अमेरिका कल को अपने पैराट्रूपर्स इस द्वीप पर उतारता है और यहां उसके 3 युद्धपोत भी 4,500 नौसैनिकों के साथ पहुंच जाते हैं, तो अमेरिका के लिए ईरान के इस द्वीप पर कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और इस द्वीप पर कब्जा करने का सीधा मतलब होगा ईरान का गला दबा देना। यह द्वीप सिर्फ 22 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है, 8 किलोमीटर लंबा। ये देखिए, अब हम आपको इसका पूरा क्षेत्रफल बता रहे हैं। 22 वर्ग किलोमीटर है, चौड़ाई जानते सिर्फ 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, और लंबाई कितनी, 8 किलोमीटर। यह है पूरा का पूरा खारग आइलैंड। लेकिन जब आप इसमें जूम इन करेंगे यहां वाले हिस्से में, ये जो सैटेलाइट इमेज हमने उसकी निकाली है, तो आपको पता चलेगा कि तेल का पूरा कारोबार यहां से क्यों चलता है। ये तेल टर्मिनल है, ऑयल टर्मिनल है ये ईरान का। क्षेत्रफल के लिहाज से ये दुनिया के सबसे छोटे द्वीप में से एक है, लेकिन ईरान के लिए ये उसका सब कुछ है। ये उसका ऑयल टर्मिनल है। ईरान अपना 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से निर्यात करता है। इस द्वीप पर ईरान को इस तरह के जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंकर्स बनाए हैं, जहां कच्चे तेल को जमा किया जाता है। जूम इन करके दिखाइए, बिल्कुल इस हिस्से में आइए। हाँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस तरह के जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंकर्स बनाए हैं, जहां कच्चे तेल को जमा करके रखा जाता है। ईरान खुद कहता है कि खार्ग आइलैंड पर एक बार में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करके रखा जा सकता है। मतलब उसकी तो धड़कन ही है ये, आर्थिक नब्ज जिसको कहते हैं। ईरान ने समुद्र के नीचे कुल 5 पाइपलाइंस बिछाई हैं, जहां से सारा कच्चा तेल इस द्वीप तक पहुंचता है और वहां पहले इसे स्टोर करके रखा जाता है, फिर इसे जहाजों में भरकर अलग अलग देशों को बेचा जाता है। अब अगर अमेरिका ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। वो इस द्वीप के बिना अपना कच्चा तेल बेच ही नहीं पाएगा। इसका कारण यह है कि ईरान के ज्यादातर जो समुद्री तट है वो काफी एक तरह से उथले हुए हैं, जहां तेल के बड़े टैंकर्स का पहुंचना मुश्किल होता है। ये पूरा जो इलाका है हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला ईरान के जो समुद्र तट है वो उथले हुए हैं, तेल टैंकर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर खार्ग द्वीप के चारों तरफ ये मुमकिन हो पाता है। तेल के बड़े टैंकर्स वहां पर जा नहीं सकते। ये जो पूरा तटीय इलाका देख रहे हैं ये ईरान का। इसी वजह से अगर ईरान किसी भी रूप में खार्ग आइलैंड पर अपने नियंत्रण को खो देता है तो वो अपना कच्चा तेल दुनिया में बेच नहीं पाएगा। ईरान को चलाने के लिए 40% पैसा जिस कच्चे तेल की बिक्री से आता है वो कमाई बंद हो जाएगी। इससे ईरान का गला दबने लगेगा और वो सरेंडर के लिए मजबूर भी हो सकता है। यही रणनीति बनाकर अमेरिका अपने पैराट्रूपर्स 3 बड़े युद्धपोत को मिडल ईस्ट की तरफ ला रहा है और कर्सिव डिप्लोमेसी का खेल खेल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान ने ये सारी बातें सोची नहीं होंगी, लेकिन अब इस बुलेटिन में हम आपको यही आज बता रहे हैं कि हमने आपको ईरान का भी पक्ष बताया कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन सही तस्वीर यही है कि अमेरिका आज भी 3 युद्धपोतों के साथ, पैराट्रूपर्स के साथ ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रहा है। फिलहाल अगर ईरान ने अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ने की तैयारी की तो उसने खार्ग आइलैंड को बचाने की भी योजना जरूर बनाई होगी। आज की तारीख में इस द्वीप पर लगभग 10,000 लोगों की आबादी रहती है, सिर्फ 10,000 लोग। लगभग 8 किलोमीटर ही तो लंबाई है इसकी, 4.5 किलोमीटर चौड़ाई। और माना जाता है कि इनमें से ज्यादातर लोग जो इस द्वीप पर रहते हैं वो IRGC के जवान हैं। इसके अलावा IRGC ने यहाँ एक एयर स्ट्रिप भी बनाई हुई है। ईरान खुलकर कहता है कि उसके इस द्वीप पर हमला हुआ तो वो पर्शियन गल्फ के बाकी सभी द्वीप को निशाना बना देगा और ऐसी स्थिति में आंख के बदले आंख की तरह द्वीप के बदले द्वीप की जंग शुरू हो जाएगी। हम आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना बयान भी बताएंगे। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इसमें आपको पर्शियन गल्फ में तेल गैस के भंडार नजर आएंगे। इनकी संख्या हजारों में, और ऐसे में ये सारे तेल गैस के भंडार ईरान के निशाने पर आ जाएंगे और ये लड़ाई इसके बाद भयानक रूप ले लेगी। खार्ग आइलैंड को ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है। इस आइलैंड का किस्मत को बहुत सारे चमत्कार से भी लोग जोड़कर देखते हैं। साल 1980 में जब इराक और ईरान का युद्ध हुआ था तब सद्दाम हुसैन की वायुसेना ने इस खार्ग आइलैंड पर 50 से ज्यादा बम गिराए थे, लेकिन इन हमलों में भी इस द्वीप से ईरान के कच्चे तेल का निर्यात बंद नहीं हो पाया। इसके अलावा साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब तेहरान में अमेरिकी दूतावास के 66 लोगों को बंधक बनाया गया, तब भी तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने यह योजना बनाई थी कि वो ईरान के इस खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे और बदले में अपने बंधकों को छुड़ा लेंगे, लेकिन यह योजना भी लागू नहीं हो पाई। और अब राष्ट्रपति ट्रंप भी शायद इसी खार्ग आइलैंड पर
कब्जा करना चाहते हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं। और ये राष्ट्रपति ट्रंप का 38 साल पुराना सपना भी है। साल 1988 में द गार्डियन को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अगर जिमी कार्टर की जगह होते तो खार्ग आइलैंड में अपनी सेना को भेजकर उस पर कब्जा करते। और आज आप देखिए कि जब राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध में खुद फंसे हैं तो क्या वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे खार्ग आइलैंड को सब कच्चे तेल की वजह से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि इस द्वीप पर दुनिया के सब बहुत सुंदर बीचेस हैं और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। आज से 2360 साल पहले जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आज के ईरान और उस वक्त के पर्शिया पर हमला किया था, तब भी खार्ग आइलैंड मौजूद था और ये नाम भी इस द्वीप को उसी दौर में मिला था। और आज हम आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं ताकि आप भी ये समझ सकें कि ये पूरा इलाका कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है। और अब इस युद्ध के काले बादल इस पर मंडरा रहे हैं।